नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां और जो प्रत्याशी हैं वो तैयारियों में जुटे हुए हैं। पर वहीं अगर बात करें तो जनता और जो पत्रकार यहां के हैं उनका क्या कहना है कि इस बार क्या होने वाला है और इस बार उपचुनाव किसकी जो रुझान है वो किसकी तरफ नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संदीप बर्तवाल जी हैं जो पत्रकार भी हैं और इस समय पोखरी के स्थानीय निवासी भी हैं। और पोखरी एक सबसे बड़ा ब्लॉक भी यहां पर है और निर्णायक रहा है हमेशा से इन चुनाव में, इस बद्रीनाथ विधानसभा के लिए। तो बर्तवाल जी, उपचुनाव हुआ है और पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सीट खाली हुई और उस सीट खाली होने के पीछे कारण रहा एक विधायक का इस्तीफा। अमूमन ऐसा होता नहीं है उत्तराखंड में। इस बार क्या लग रहा है किस तरफ ये जो चुनाव है, क्योंकि कुछ ही दिन शेष हैं, सब दावे कर रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको? धन्यवाद अमित जी। और आज जैसे कि आपको पता है बद्रीनाथ विधानसभा में यात्रा चल रही है। लगभग हम 210 बूथ पूरे बद्रीनाथ विधानसभा में है। जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है और कहीं ना कहीं जो चुनाव का पूरा आंकड़ा रहता है वो लगभग 60 और 62 हजार के पास वोटिंग यहाँ पर होती है अमूमन तौर पर। लेकिन खासकर बड़ी बात क्या है कि उपचुनाव में वोटिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। और सबसे बड़ा बात यह है कि जैसे ही इस बार बरसात शुरू होगी, मानसून आने वाले हैं, तो 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होगी। और जब 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग की होगी तो उसमें बहुत ही कम मतदान देखने को मिलेगा। यानी कि जो 60 हजार के करीब मतदान होता है उसमें 20 हजार का जो कमी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि बरसात का समय रहता है। और बड़ी बात क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो बाहर शिक्षा के लिए आज भी जा रहे हैं। तो आजकल जून का महीना है, सारे लोग अपने घरों में आए हुए हैं और वो लोग कुछ दिनों में या अभी लोग अपने शहरों की ओर रुख करने वाले हैं। तो गांव के गांव खाली हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो बद्रीनाथ है, केदारनाथ हैं, कोई तमाम प्रकार की यात्रा में लगे हुए हैं और अन्य लोग शेष नौकरियों पे है। तो उपचुनाव में जो खासा दिलचस्पी है जनता की वो देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जो ओवरऑल पोखरी की अगर हम बात करें, विधानसभा में सबसे बड़ा ब्लॉक भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 4 में से जो 3 प्रत्याशी हैं वो पोखरी ब्लॉक से हैं। तो ऐसे में अपने अपने गढ़ को सैन्य की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और आजकल चाहे निर्दलीय प्रत्याशी नवल खाली हो, चाहे आपके लखपत बुटोला हो कांग्रेस से, या फिर भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र भंडारी, अमूमन इन तीनों के बीच में एक कड़ी फाइट देखने को मिल रही है। तो बर्तवाल जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। आप तो पूरी यहाँ जो चीजें हो रही हैं उसको बड़े करीब से देख रहे हैं। मैं भंडारी जी से शुरुआत करूंगा, क्योंकि विधायक थे कांग्रेस के, फिर भाजपा में चले जाते हैं। एक सवाल है, इससे पहले उनकी धर्मपत्नी के ऊपर कई आरोप लगे, उसके बाद उन्होंने कई बयान भी दिए और अचानक हृदय परिवर्तन हुआ और पार्टी ने भी उन्हें प्रत्याशी बना दिया। और उसके बाद शायद भाजपा में आते ही उनके वो सारे जो उन पे आरोप लग रहे थे, जिसके खिलाफ शासन ने भी कार्रवाई की थी, अब वो शायद धुल जाएंगे। इस पर क्या कहना है आपका? इस पे लोगों का क्या सोचना है इस पूरी प्रकरण में? अमित जी, देखिए, जैसे ही हम भ्रमण कर रहे हैं, जो भाजपा में राजेंद्र भंडारी का आना, उससे पहले राजेंद्र भंडारी के जो निजी तौर पर भाजपा के लिए बयान है वो कहीं ना कहीं भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनको आहत कर देने वाली है। क्योंकि लगातार इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात होती है। और इस बार जो राजेंद्र भंडारी के चचेरे भाई हैं वीरेंद्र पाल भंडारी, उन्होंने बगावत की शुरुआत भी की थी। उनका साफ तौर पर कहना था कि पिछले 25 साल की राजनीति में हमने भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किया और हमको उत्पीड़न किया गया। और उन्होंने अपनी जो बात है उस मुख्यमंत्री के साथ रखी, तमाम चर्चाओं के बिंदु में वो रहे। उसके बाद डैमेज कंट्रोल का दौर शुरू हुआ। लेकिन आज जो भाजपा की जो मूल रणनीति है, तमाम प्रकार के जो अभी भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं वो खुलकर राजेंद्र भंडारी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं सोशल मीडिया पर। उन लोगों का साफ तौर पर कहना है, जब शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों को कहा कि इस प्रकार के घोटाले हुए, जैसे आप नंदा राजा की बात कर रहे थे और तमाम प्रकार, हालांकि ये आरोप थे, राजेंद्र भंडारी ने भी साफ तौर पे कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं और तमाम प्रकार की चीजें लगातार कह रहे थे। और इसी बीच एक प्रकरण होता है कि 2 बार शासन के द्वारा रजनी भंडारी को हटा दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात क्या होती है कि जो नैनीताल हाईकोर्ट है वो इस पे स्टे लगा देता है। तो साफ तौर पर देखा जाए अब पंचायत का कार्यकाल बहुत ज्यादा बचा हुआ नहीं और उसके बीच में रजनी भंडारी को एक बहुत बड़ा स्टे मिल जाता है। तो कहीं भी कांग्रेस में रहते हुए कह रहे थे कि कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक यदि हम कहें भंडारी जी का हृदय परिवर्तन होता है तो इसके लेकर जो बद्रीनाथ विधानसभा के जो कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं भंडारी जी को भाजपा में
भाजपा से जोड़ने के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थे। और ये कहानी जो अंदर की बातें सामने आती हैं, जो पत्रकारिता जगत में सुनने के लिए आई है, ये कहानी तब शुरू हो जाती है जब लोकसभा का चुनाव होता है और अनिल बलूनी यहाँ से प्रत्याशी बन जाते हैं। और बड़ी बात क्या होती है, जिस दिन से महेंद्र भट्ट राज्यसभा के लिए नामित हो जाते हैं, तो उसी दिन जो बद्रीनाथ विधानसभा की जो गलियारे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बातें आ जाती है कि राजेंद्र भंडारी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब रुद्रप्रयाग में एक बड़ा भाषण उनके द्वारा दिया गया, हालांकि कई लोगों का ये भी कहना था कि आप भाजपा में शामिल हो रहे थे तो कोई दिक्कत की बातें नहीं थी, लेकिन आपने इस प्रकार से जो भाषणबाजी की है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग कह रहे हैं कि हम भाजपा में जाएंगे, तमाम प्रकार की चीजें, और उसी रात वो भाजपा में जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सबके मन में एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता था उनको आहत करने वाला था। ये बड़ा सवाल है भट्टपाल जी। ये यही प्रश्न मैं इसलिए भी पूछा कि क्या ये जनता जो है क्योंकि हमने कई लोगों से बात की तो उनका कहना यह है कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि भंडारी जी कहां जाएं, वो भाजपा में रहे या कांग्रेस में रहे, उनका कहना है कि उन्होंने विकास किया है। ये तो बड़ी चीज मैं ये भी पूछना चाहूंगा, इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं विधानसभा के लिए? क्योंकि वैसे अमूमन पहाड़ की जनता का अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी असुविधाएं हैं। अस्पताल की यहाँ पर मैंने बात की तो वहां पर कई कमियां हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। सड़कों की जो ब्रांच रोडें हैं वहां के हालात बहुत खराब नजर है। पानी की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर बनी हुई है। तो इसको लेकर जो ये मूलभूत सुविधाएं हैं, और अभी रुद्रनाथ जैसी जो ट्रैकिंग का वहां पर इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है, जो तोड़फोड़ हुई है, उसको लेकर भी लोगों में रोष है। तो इस बार जो मुद्दे रहेंगे क्या ये प्रभावित करेंगे इन चीजों को, इस चुनाव को? देखिए अमित जी, लगातार अगर हम देखे जाए तो पत्रकारिता के प्रत्येक दिन हमारा अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण होता है और लगातार जन समस्याएं होती है। पहाड़ी क्षेत्र में पत्रकारिता करना अपने आप में एक बेहद टफ होता है। और पत्रकार का काम होता है समाज को और नेताओं को एक आईना दिखाना कि किस प्रकार का जो समन्वय है समाज और नेताओं के बीच में वो करना होता है। लेकिन दरअसल क्या होता है कि जैसे ही राजेंद्र भंडारी भाजपा में आते हैं तो भाजपा में आने से पहले हालांकि जिस प्रकार के उन्हें कहा जाता है, उनके कद्दावर नेता के रूप में कहा जाता है, और उनकी तमाम प्रकार के जैसे बात करते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, अभी वो यदि उनका कहना है कि बनते हैं तो मेडिकल कॉलेज के लिए भी प्रयास करवाएंगे, और तमाम प्रकार की चीज़ें जैसे नर्सिंग कॉलेज है, तमाम प्रकार की चीज़ों पर वो दावा करते हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये कांग्रेस के समय में ये काम हुए हैं, भाजपा में नहीं हो पाएंगे। लेकिन जैसे ही वो भाजपा में आते हैं, इसके बाद एक जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा धड़ा है वो टूट जाता है। और इसमें बड़ी बात क्या हो जाती है कि अब चुनाव सर पे आए हैं, तो इस चुनाव में जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार राजेंद्र भंडारी को घेर है। उनका साफ तौर पर कहना है कि उपचुनाव दो ही परिस्थितियों में होगा। लखपत बुटोला जी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, और जो निर्दलीय नवल खाली हैं, उनका साफ तौर पर कहना है या तो जो उपचुनाव हैं उनको थोपा गया है क्योंकि ये जनता के पैसे हैं और इस पैसे को किस प्रकार से अवहेलना किया, तो इससे जनता भी काफ़ी नाखुश है। क्योंकि हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ और जनता लगातार चुनाव में ही थक जा रही है। तो ये चीज़ें अपने आप में कहीं ना कहीं हृदय जो परिवर्तन है जनता की वो करने जा रही है। क्योंकि राजेंद्र भंडारी से अपेक्षाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें गढ़वाल का एक प्रसिद्ध नेता कहा जाता है, उन्हें उनकी छवि किसी पार्टी से नहीं जुड़ी थी। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए तो यहाँ से कहीं ना कहीं जो मूल उनके साथ जुड़े हुए थे, एक आधा धड़ा टूट गया है। और इसमें एक अंतर की जो खबर सामने आ रही है, जो जिस प्रकार के आप मुद्दे की बात करें, मुद्दे तो हैं ही हैं। आप देखेंगे पोखरी में इतने, चाहे पिछले 25 साल की जो राजनीति है, हम 25 साल की राजनीति में देखते हैं, ऋतु खंडूड़ी हैं विधानसभा के अध्यक्ष, उनका ससुराल भी यही खाल में है। और आप देखेंगे बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उनके घर जाने की जो सड़क है, जब 5 बार हमने वहां खबर की, जो उस सड़क की खबर दिखाई, हाल ही में वहां पर सड़क का डामरीकरण हुआ है। सूचना आयुक्त पोखरी से हैं और तमाम प्रकार से आप देखते हैं महेंद्र भट्ट जी प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, राजेंद्र भंडारी रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम प्रकार के पद। उसके बावजूद भी आप यकीन न माने कि प्रत्येक घर में बच्चा पैदा होता है, प्रत्येक घर में प्रत्येक लोग चाहते हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं हों। अब पोखरी में आज भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर इस बार महिलाएं कहीं ना कहीं वोट का परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, अल्ट्रासाउंड को, वो नहीं मिल पा रहा है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि हमने अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको खुद जीना है, लेकिन जो इस प्रकार के साधन है वो हमको मिलने चाहिए, वो मिल नहीं रहे। सड़कों के हाल आपने देख लिए, सड़कों में लगातार राजेंद्र भंडारी जी भी कह रहे थे कि विपक्ष में जब वो है उनके काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन एक सच्चाई, जो वास्तविक सच्चाई हम देखें, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं बेहद हावी हैं और वो इस कदर हावी हैं कि उनको ये नहीं लगता है कि इस प्रकार के जो काम हैं, कर्णप्रयाग की रोड देखें, करोड़ों का ये टेंडर है और आरजेबी कंपनी इसको कर रही है। बिल्कुल ब्लैक लिस्टेड कंपनी। हाँ, पिछले 2 साल से जो ऐसी कंपनी को काम दिया गया है जो ब्लैक लिस्टेड है, जिसका काम इतना खत्म कहेंगे, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन है उनसे हमारे तमाम बार बात हुई, उनका कहना है साफ तौर पर कई बार उनको नोटिस दे दिया गया है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं आरजेबी कंपनी के, वो सुनने के लिए तैयार नहीं और उनके हाथ इतने रसूखदार हैं कि उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। तो 2 साल से अभी तक एक सड़क नहीं बन पाई, 16 किलोमीटर या 13 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई। करोड़ के आसपास हाँ, हुआ है वो। और सबसे बड़ी बात है ब्लॉक मुख्यालय को जोड़ने वाली ये सड़क है। तो सबसे बड़े सवाल यही है। और बर्तवाल जी, ये तो मुख्य आपने बातें कही हैं और आरजीबी जैसी कंपनी, और ये आपने कहा कि अधिकारी हावी हैं, पर वो अधिकारी हावी हैं या नेताओं की जो इच्छा शक्ति है उसमें कमी नजर आती है, ये भी बड़ी सोचने का विषय है। एक बड़ा सवाल है जो पहाड़ों में अमूमन चलता है और कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें भंडारी जी एक महिला से बात करते हुए नजर आते हैं, जिसमें ब्राह्मण और ठाकुर की बात होती है। वो ब्राह्मणों को ये कहते हुए नजर आते हैं कि इन्हें बनने नहीं देना और भाजपा को बनने नहीं देना। और वो आजकल बहुत ज्यादा मैं देख रहा था सोशल मीडिया में। क्या ये फैक्टर बड़ा काम इस बार भी काम करेगा क्या कि ब्राह्मण, क्योंकि एक मुझे लगता है कि ब्राह्मण और वर्सेस जो ठाकुर वाली जो हमेशा राजनीति में कहीं ना कहीं रहा है, कि इस बार भी देखने को मिल सकता है? देखिए अमित जी, जिस प्रकार से इस समय की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आप देखेंगे तो जो ब्राह्मण हैं उनको भाजपा का कैडर वोट ज्यादा माना जाता है, लेकिन इस समय जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं नवल खाली, वो कहीं ना कहीं इस वोट को खींचने का लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी होते दिख रहे हैं। और इससे जो आपने बात की कि ऑडियो, ये ऑडियो लगभग काफी पुरानी है, हालांकि इस ऑडियो को लेकर अभी भी कोई तथ्य सामने नहीं आया कि ये सही है लेकिन गलत है। लेकिन इस ऑडियो को पूर्व में जो महेंद्र भट्ट हैं, बद्रीनाथ के विधायक हैं, उनके साफ तौर पर 2019 के जो चुनाव हैं, 2022 के जो चुनाव हुआ, अमूमन इसमें हम ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल भी हुई थी। इसको लेकर तमाम प्रकार की जो ब्राह्मण समाज है उन्होंने भी आक्रोश व्यक्त किया था। तो इसको लेकर आजकल जिस प्रकार से ये ऑडियो भी वायरल की जा रही है, चाहे किसी के भी आईटी सेल के माध्यम से, कांग्रेस के आईटी सेल या तमाम प्रकार से, तो इससे भी नुकसान बढ़ने की संभावनाएं हैं। और बड़ी बात क्या है कि जो बद्रीनाथ विधानसभा का आंकड़ा है, हमने आपको भी कहा कि 60,000 की वोटिंग लगभग होती थी। पिछले चुनाव में सीधी फाइट महेंद्र भट्ट और राजेंद्र भंडारी के बीच में थी, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। यदि इस पर, क्योंकि पिछली बार 2000 वोट से बहुत बड़ी जीत राजेंद्र भंडारी की नहीं हो पाई थी, 2000 वोट थी और वहां पर कहीं ना कहीं जो तीसरा प्रत्याशी था वो था नोटा, क्योंकि उसके नोटा की जो अन्य प्रत्याशी हैं उनसे भी ज्यादा वोटें थी। तो यदि इस बार नवल खाली अगर ठीक ठाक मार्जिन से वोटें लाते हैं या फिर जनता उनको समर्थन देती है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन भी दिखने को मिल सकता है। सत्ता की जो चाबी है, नंबर 1 और 2 और 3 की जो कुर्सी है वो कभी भी डूल सकती है, क्योंकि इनके आने से जो चुनौतियां हैं वो काफी ज्यादा भारी पड़ी हैं। हालांकि इससे एक बड़ा फायदा और एक मैसेज जो राजनीतिक सलाहकार हैं उनका कहना है कि नवल खाली के आने से जो ब्राह्मण वोट हैं जो नाराज थे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट से, तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को पड़ सकते थे। ऐसी स्थितियों में अब ये भी है कि वो वोटें उनको न जाकर यहाँ जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसका भी जो बैलेंस है दोनों पार्टियों के बीच में वो देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम प्रदर्शन देखें, 40,000 की वोटिंग होने की उपचुनाव में संभावनाएं हैं और यदि कैंडिडेट अपने गढ़ों में मजबूत स्थिति रखते हैं तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मतलब नेक टू नेक फाइट की बात हो रही है और 40,000 वोटिंग अगर होती है तो मुझे लगता है बहुत कम, एक छोटा एक संख्या है। 40,000 की अगर वोटिंग होती है तो उसमें मुझे लगता है निर्णायक 20,000 के अराउंड जो वोट या 20-21,000 के अराउंड जो वोट ले लेगा तो वो उसकी जीत वो दर्ज करा ले। सवाल ये है बर्तवाल जी, आपने कहा कि मुकाबला जो है, क्योंकि नवल खाली को ये भी बोला जा रहा है लगातार कि उन्हें इसलिए खड़ा किया गया है कि वो इस भाजपा को नुकसान करें। भाजपा वाले कहते हैं कांग्रेस वाले कहते हैं कि भाजपा ने खड़ा किया है, भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने खड़ा किया। ये बड़ा एक सोचने का वो आ रहा है। उन्होंने ये इस पे साफ भी किया है कि मैं किसी दल से नहीं हूं, मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूं जनता के लिए, कि अभी तक चुनाव जनता के लिए नहीं लड़ा गया। तो ये चीजें भी क्या उसमें चल रही हैं बद्रीनाथ विधानसभा में कि किसी पार्टी द्वारा है, किसी व्यक्ति के नाम के भी जोड़ा जाता है कि उसने खड़ा किया है,
तो ये इसमें कितनी सच्चाई है कि ऐसी बातें भी हैं? देखिए अमित जी, लगातार जब चुनाव का माहौल होता है इसमें तमाम प्रकार से जिस प्रकार के राजनीतिक दल हथकंडे अपनाते हैं, चाहे निर्दलीय हैं, चाहे किसी भी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, तो साफ तौर पर राजनीतिक दलों का इस समय काम है हवा बनाना कि किस प्रकार से हवा बनाई जाए। और सबसे बड़ी बात बद्रीनाथ विधानसभा में अमूमन आती है, जब भी कोई निर्दलीय चेहरा उठता है तो उसमें ये कहा जाता है, एक छवि दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये किसी प्रत्याशी के द्वारा उठाया गया है, जिससे कि जो वोटिंग का प्रभाव है वो अलग हो। लेकिन इस पूरे बात को जो है कहीं ना कहीं बद्रीनाथ विधानसभा की जनता नकारती हुई नजर आ रही है। उनका तौर पर कहना है क्योंकि नवल खाली लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और वहां की समस्याओं को लेकर तमाम प्रकार से अधिकारियों से बातचीत करें, सीधे संवाद करें। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं, कई बार आपने देखा रुद्रनाथ में किस प्रकार के हालात थे, वहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ काम किया, तमाम प्रकार की चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी फायदा उनको मिलने वाला है। और ऐसे में दोनों ही पार्टियों की जो बनाने की राह थी तो वो आसान लगती हुई नजर नहीं आ रही है। सीधा एक सवाल है अंतिम कि अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो किसको बढ़त मिल रही है? अभी अगर मैं आज की तारीख में अगर वोटिंग हो जाती है तो बढ़त में कौन नजर आ रहा है इस समय? देखिए अमित जी, इस समय जो स्थितियां हैं, अभी हम पूरे जो बद्रीनाथ विधानसभा उसको घूमकर आ रहे हैं, तो अभी हम देखें तो कांग्रेस के जो लखपत बुटोला है वो उनका थोड़ा जो स्थितियां हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। उसका 3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला, वो लगातार जनता के बीच में ये बनाने का काम कर रहे हैं कि उपचुनाव एक ही परिस्थितियों में हो सकती थी यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसा मंगलौर में आकस्मिक हुआ है। और दूसरा, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन 3 सालों में विकास हुआ क्या। वो ये भी कह रहे हैं कि यदि 2 साल अब बचे हुए 3 साल का कार्यकाल लगभग 2.5 साल का पूरा हो गया है और बरसात लगा के 3 साल पूरे हो जाए, तो जो 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ इसमें हमको मौका मिलता है, तो आपके पास बदलाव करने का फिर से 2027 में समय है। तो इस प्रकार से भी जनता को रिझा रहे हैं। तीसरी चीज क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी बात क्या है, राजेंद्र भंडारी को ये एक अंदर से डर जरूर रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी मामले में लगातार कभी न कभी आज हाल ही में एक बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, वो है भीतरघात का। और ये एक बड़ा डर है क्योंकि जो मूल कार्यकर्ता हैं वो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जो सीनियर जो संगठन तमाम प्रकार के दावे भी कर रहा है इस प्रकार से कि कार्यकर्ताओं का आह्वान, आपने देखा प्रवासी कार्यकर्ताओं का लगातार पोखरी हो, प्रत्येक बूथों पर उनके पास जिम्मेदारियां दी गई है। लेकिन जिम्मेदारियां जरूर दी गई है, लेकिन वो एक जिस प्रकार से हम देख रहे हैं एक खाना पूर्ति की तरह देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रवासी बूथों के पास मेन जो कार्यकर्ता हैं वो लोग अंदर से इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आधे से ज्यादा जो कैंडिडेट जो राजेंद्र भंडारी है, उनसे कई लोगों का कहना है कि तमाम प्रकार के जो तालमेल हैं वो नहीं बन पा रहे हैं। आपको मैं बता दूं, गोपेश्वर में जिला महामंत्री रहे हैं नवल भट्ट, और तमाम प्रकार की चीजें उन्होंने वो तो उनके द्वारा सोशल मीडिया पर साफ तौर पर कहा गया है कि जिस प्रकार से जो घोटाले हैं उनको लेकर हमें कहा गया कि इस प्रकार की छवि बनाने की कोशिश की गई और इन घोटालों में एक कहीं ना कहीं हमसे पुतला दहन करवाया गया, तमाम प्रकार की चीजें। और आज हम कैसे यकीन कर ले कि इनके द्वारा घोटाला नहीं किया गया, कैसे हम जनता के बीच में जाए, कैसे मैसेज किया जाए। और एक अंदर खाने एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर के लोग हैं वो इस समय कार्य करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, और जो कांग्रेस से जो अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं वो लोग हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जरूर जा रहे हैं, लेकिन उनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं है, तो आपस में टकराव बेहद दिलचस्प है। ऐसे में दूसरा और तीसरा विकल्प राजेंद्र भंडारी पर भारी पड़ सकते हैं। और ये बड़ी कमाल की बात है कि ये जो भीतरघात है और इसमें कितना होगा या कितना प्रतिशत इसमें सच्चाई होगा, ये पूर्ण होगा कि भीतरघात, क्योंकि लोग नाराज हैं और सबसे बड़ी बात जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज यहां पर नजर आते हैं। जैसे बात की कि जिला महामंत्री जो है नवल भट्ट, उन्होंने खुद यहां पर ये किया है, तो अब ये देखना होगा कि ये आगे क्या होगा। बद्रीनाथ विधानसभा में लगातार हम चर्चा भी करेंगे, आगे और भी बताएंगे किस तरफ ये जा रहा है चुनाव। पर अभी हम भी लगातार बद्रीनाथ विधानसभा में हैं और आपको बताएंगे किस तरीके से लोगों के मन में क्या है। तो हम भी ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।